स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल अध्यापक जी में। और आज इस वीडियो में हम क्या कुछ करने वाले हैं खास, यानी किस टॉपिक में आज हमारा ये वीडियो होगा, तो ये जानने के लिए आपको बने रहना है वीडियो के साथ। और सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो कैंपा एक्ट यानी कि CAMPA कैंपा एक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। क्या कुछ खास है कैंपा के बारे में, क्या होता है कैंपा एक्ट, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, समझना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको लगते हो सारे आपने करने हैं कॉपी पर नोट, जिससे आपको कभी भी रिवीजन करना हो तो आपको जो है आसानी हो सके रिवीजन करने में। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर और बात करते हैं सबसे पहले कि कैंपा एक्ट है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह एक कोष है जिसकी स्थापना 2006 में क्षतिपूरक वनीकरण के प्रबंधन के लिए की गई थी। यानी कि यह एक फंड है, एक कोष है जिसकी स्थापना जो है वर्ष 2006 यानी कि 2006 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और किसके लिए की थी, तो क्षतिपूरक वनीकरण के प्रबंधन के लिए। यानी कि अगर जो आपका वन होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की जो क्षति पहुंचती है उनको, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो या अप्राकृतिक कारण से जो भी आपकी क्षति पहुंचती है वन को, तो उसके जो है प्रबंधन के लिए, उसको दोबारा से फॉरेस्ट करने के लिए या उसके दोबारा से मैनेजमेंट करने के लिए, जो भी आपका प्रबंधन के लिए जो है एक कोष की स्थापना की गई थी 2006 में, और इसी को ही कहा है कैंपा कोष। अब बात करते हैं कि कैंपा का पूरा नाम है क्या, तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश में, जिसे कैंपा कहा गया है, CAMPA। सी से आपका मतलब है कंपनसेटरी, ए से आपका अफॉरेस्टेशन, एफ से आपका फंड, एम से आपका मैनेजमेंट, प्लस पी से आपका प्लानिंग, एंड ए से आपका अथॉरिटी। यानी कि कैंपा का पूरा नाम क्या है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसको हिंदी में अगर हम बात करें तो क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कहा जाता है। और ये मैंने आपको इसका नाम बताया। क्या इसका किस मकसद से ये जो है आपका इसका स्थापना की गई, ये मैंने आपको बताया। कब इसकी स्थापना की गई, 2006 में इसकी स्थापना की गई। तो ये आपको जो है बिल्कुल एक शॉर्ट नोट के तौर पे याद रखने हैं। आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैंपा का आपकी स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 2006 में। क्यों की गई थी, तो आपकी क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन के लिए की गई थी। अब बात करें कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों, क्यों इसकी स्थापना की गई, तो हम जानते हैं कि वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि वनीकरण के लिए राज्यों को दिए गए कोष का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है। यानी कि 2002 में जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वनीकरण है, यानी कि जंगल से जुड़े हुए जितने भी आपके कार्य होते हैं, तो वनीकरण के लिए राज्यों को दिए जा रहा जो कोष है उसका पर्याप्त उपयोग जो है राज्य द्वारा नहीं किया जा रहा है। यानी कि कई उनमें खामियां आ रही हैं, जितना पैसा आपका वनीकरण के लिए दिया जा रहा है उतना यूज में नहीं आ रहा है, और उनका गलत जो है उपयोग किया जा रहा है। तो अपर्याप्त उपयोग के कारण जो है, इसलिए उसने आदेश दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अगर इसका जो है यूज नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए जो है आदेश किया उसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इन कोषों को केंद्र स्तर पर समेकित करके एक क्षतिपूर्ण वनीकरण कोष बनाया जाए। यानी कि पहले राज्यों को जो है डायरेक्टली पैसा दिया जाता था वनीकरण के नाम पर, बट जब इसका जो उपयोग सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ढंग से नहीं हो रहा है, इसका जो है अपर्याप्त उपयोग हो रहा है, तो इसके लिए जो है उसने आदेश किया का इन कोषों का जो है कि केंद्रीय स्तर पर जो है समेकित इनको किया जाएगा, यानी कि सेंटर के साथ इनको अलाइन किया जाएगा, ताकि सेंटर का भी इसमें जो रोल बन सके पूरा, और इनकी जो है निगरानी की जा सके, और जो है मैनेजमेंट इसको अच्छे से किया जा सके, ताकि अच्छे से अच्छा इसका उपयोग जो है कोष का वो किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, इन कोषों को केंद्र स्तर पर समेकित करके एक क्षतिपूरक वनीकरण कोष बनाया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो है 2002 में अपनी टिप्पणी के बाद जो है इस कोष को 2006 में जो है फॉर्मेशन करने की इसकी बात कही। उसके बाद क्या है कि इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। यानी कि इसके बाद जो है इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, जिसका नाम था क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण अधिनियम, जिसको ही हम कहते हैं कैंपा एक्ट। यानी कि इस कैंपा कोष को बनाने के लिए कैंपा एक्ट का जो है आपका भारत सरकार ने अधिनियम पारित किया गया है, जिसका नाम रखा गया क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण अधिनियम, जिसको कैंपा एक्ट हम इंग्लिश में कहते हैं। अब उसके बाद बात करें कि कैंपा एक्ट की परिभाषा है क्या आपका। सरल में बात करें तो कैंपा एक्ट की जो है परिभाषा, डेफिनेशन इसकी है क्या, तो इस अधिनियम का मुख्य ध्येय वन क्षेत्रों में होने वाली कमी के बदले प्राप्त राशि का संधारण और उसका वनीकरण में फिर से निवेश करना है। यानी कि इस अधिनियम का मुख्य कारण क्या था इसको फॉर्मेट करने का, कि इसका जो मेन मकसद था वो था वन क्षेत्रों में होने वाली कमी, यानी कि जो भी आपके जंगल आपके कम होते दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें जो आपका इसमें कमी लाई जाए, यानी कि जंगल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, इन पे जो आपका गलत इफेक्ट पड़े उनको रोका जा सके, और कमी के बदले प्राप्त राशि का संधारण उसका वनीकरण में फिर से निवेश किया जाए। यानी कि जो भी आपकी कमाई आपका गवर्नमेंट की होती है इन जंगलों के थ्रू,
यानी कि इनका जो है आपको पता है कि इनका यूज किया जाता है, गवर्नमेंट के अंडर ये आते हैं, तो इनको लकड़ी बेची जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी यहाँ से रॉ मटेरियल निकाले जाते हैं, तो उनसे जो भी आपकी राशि गवर्नमेंट को जो अर्जित होती है, तो उससे कुछ परसेंटेज आपका जो है इन्हीं वनीकरण के लिए जो है लगाया जाए, इनके रख रखाव के लिए लगाया जाए। तो इसलिए जो है इसकी जरूरत पड़ी। बात करें कि अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय क्षतिपूर्ण वनीकरण कोष यानी कि नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड तथा राज्यों में राज्य क्षतिपूर्त वनीकरण कोष स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बनाए गए हैं, जो संबंधित लोक लेखा के अधीन रहेंगे। यानी कि बात करें सेंट्रल लेवल की, जो इन सबकी राज्यों की निगरानी करेगा, तो नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बनाया गया, और राज्यों के लिए जो है स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड जो है बनाया गया, जो आपका जो है डिफरेंट संबंधित लोक लेखाओं के अधीन होंगे, ऑफिसर्स के अधीन होंगे। उसके बाद बात करें कि इन कोषों का पैसा इन स्रोतों से आएगा, यानी कि किन स्रोतों से इस कोष के लिए जो है पैसा आएगा, तो क्षतिपूर्ति, वनीकरण, वन का शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, जिसको एनपीवी कहा जाता है, और अन्य परियोजनावार भुगतान के थ्रू जो है मिलने वाला था ये मूल्य। बात करें कि प्राप्त राशियों का 10% अंश राष्ट्रीय कोष में जाएगा और शेष 90% राज्यों कोषों में जाएगा। यानी कि आपका जो भी अर्निंग्स आपके फॉरेस्ट के थ्रू गवर्नमेंट को होती है, तो उसके अनुसार जो है 10% आपका सेंट्रल फंड में चल जाएगा, और बचा हुआ टोटल का 90% जो आपका राज्य कोषों में चल जाएगा, राज्यों के जंगलों के रख रखाव हेतु। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट में कि अधिनियम के प्रावधान अनुसार जो है आपका कि जो कंपनी किसी जंगल के भूमि का उपयोग में लाना चाहती है, तो उसे इसके बदले किसी उतनी ही बड़ी भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण का काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी, कोई बड़ी कंपनी है, उसको अगर जमीन की जरूरत पड़ रही है, और वो अगर जंगल की जो भूमि है उसका उपयोग में लाना चाहती है गवर्नमेंट से लेकर, तो जितना भी आपका अगर उसमें फॉरेस्ट एरिया जो होता है उस भूमि पर या को आपको पता है कि अगर वो भूमि है तो उसमें जाहिर सी बात है, जंगल की भूमि है तो उसमें पेड़ भी होंगे, फूल पत्तियां, बहुत चीजें होंगी, हरा भरा होगा। तो अगर जब उस कंपनी को उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो अपना जो भी लगाना वहाँ पे सेटअप चाहेगी, तो उसको क्लियर वहाँ पे लैंड चाहिए होगी। तो यही इस जो है आपका अधिनियम में प्रावधान किया गया था, अगर उस लैंड को उसको क्लियर करना है, तो उतना जितना उसने जो है उसको लॉस पहुंचाया, जितना उसने वहाँ पे अफॉरेस्ट डिफॉरेस्ट किया, वहाँ पे डिफॉरेस्ट जितना भी किया, तो उसको उतना ही कहीं दूसरी भूमि पर जो है गवर्नमेंट उसे अलॉट करेगी, वो भूमि भी, जहाँ पे उसको उतना ही बड़ा जंगल जो है दोबारा से बनाना होगा, दोबारा से पेड़ पौधे लगाने होंगे, ताकि उसका जो भी नुकसान हुआ उसको, आपका पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, और उतना ही जंगल वो कहीं और पर जो है लगाए, और उसका जो भी रख रखाव होगा वही प्राइवेट कंपनी करेगी, जिसने उस जंगल की भूमि को जो है लिया था किसी दूसरी भूमि पर। तो ये भी इस अधिनियम में जो है आपका प्रावधान किया गया। उसके बाद बात करें कि जंगल लेने वाली कंपनी सरकार द्वारा दी गई वैकल्पिक भूमि पर नए पेड़ लगाने का खर्च वहन करेगी। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो दूसरी भूमि उसको अलॉट की जाएगी कि उस जंगल को दोबारा से लगाने के लिए, दोबारा से वहाँ पे अफॉरेस्ट करने के लिए, तो उसका जो भी रख रखाव का खर्चा आएगा सारा उस कंपनी को देना होगा। गवर्नमेंट सिर्फ जो है आपको लैंड वहाँ पे अलॉट कर देगी, बाकी जो भी आपका पूरा कार्यक्रम का जो खर्चा होगा वो उस प्राइवेट कंपनी का आएगा। सारा रख रखाव, जंगल पूरा का निर्माण करने के लिए जो है सारा पैसा प्राइवेट कंपनी का जाएगा। उसके बाद बात करें कि राज्य सरकार उसी भूमि को वनीकरण के लिए देगी जो कंपनी द्वारा ली जा रही है जंगल से सटी हुई हो। यानी कि जिस भूमि को आपका किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने काम के लिए लिया है, उससे ही लगती हुई भूमि में जो है उस जंगल को जो है दोबारा से बसाने के लिए ही बगल वाली भूमि को अलॉट किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। क्योंकि आपको पता है, अब जाहिर सी बात है, अगर किसी को जो है यहाँ पे मान लो आपके राज्य में जो है किसी को आपके दी गई किसी प्राइवेट कंपनी को जमीन, उसके बाद वहां पे जो है उसने वहां पे क्लियर कर दिया उसको, और मैं उसको बोलूँ कि जंगल तुम्हें जाके लगाना है कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पहले से ही जंगल है, तो उसका फायदा क्या हुआ। तो इसलिए जो है उससे सटती हुई भूमि में दी जाती है वही जगह कि जहाँ पे अगर किसी को थोड़ा सा भी जो है वहां पे के वातावरण में बिल्कुल भी फर्क ना है, तो उससे सटती हुई भूमि पर जो है आपको जंगल बनाना होता है, दोबारा से वहां पे पेड़ वगैरह लगाने होते हैं। तो कोशिश ये की जाती है गवर्नमेंट द्वारा कि जो उसने भूमि आपकी प्राइवेट कंपनी को कार्य के लिए दी है, उससे ही सटती हुई भूमि पर जो है जंगल को बनाने के लिए उस दूसरी भूमि को उसको दिया जाए जो उससे ही लगती हुई हो। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो उसको वो भूमि दी जाती है जहाँ पे से पहले कोई जंगल था, वो आपका पनप नहीं पा रहा है, या कहाँ पे जंगल की ऐसी स्थिति है जहाँ पे उसे ढंग से आपका नहीं मिल पा रहा है वो वातावरण, वो फल फूल नहीं पा रहा है, वहाँ पे जंगल जो आपका क्षुप्त होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो उसको ऐसा जंगल वहाँ पे ऐसी भूमि अलॉट की जाएगी जो आपका या तो डूबने के आकार में उसको बचा सके, या आपका जहाँ पे बिल्कुल क्लियर है उस वहाँ पे अपना जंगल बना सके। तो ऐसी भूमि दी जाती है उस प्राइवेट कंपनी को। उसके बाद बात करें कि अब इसमें आने वाली चुनौतियां क्या है, तो मैं आपको ये चुनौतियों के बारे में भी कुछ बताता हूँ कि उल्लेखनीय है कि जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड जैसे जो राज्य हैं, तो इनमें जो है आपका खनन का काम बहुत ही दबा के होता है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने में जो है यहाँ पे खनन का काम किया जाता है इन तीन राज्यों में, जो आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और झारखंड है। प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे खनन का भारी बड़ा काम होता है।
उसके बाद क्या है कि खनन का काम इतने बड़े पैमाने पर होता है कि वनारोपण के लिए गैर जंगली भूमि ढूंढना कठिन हो जाता है। यानी कि ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे गैर जंगल के लिए भूमि ढूंढना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि पे खनन का काम होता है बहुत ज्यादा। तो जंगल तो पहले ही नहीं बचे। तो एक चुनौती तो ये है सबसे पहली। दूसरी बात की आपके कि ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें देसी प्राकृतिक प्रजातियों के पेड़ कंपनियों ने काट तो डाले, परंतु उनको जो भूमि वनीकरण के लिए दी गई वहां ऐसी प्रजातियों के पेड़ लगा दिए गए जो देसी नहीं है। फलतः वर्तमान परिस्थितिकी तंत्र को खतरा पहुंच रहा है। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि अगर मान लो कहीं पे आपका जो है वो फॉरेस्ट जो है आपका किसी फेमस स्पीसीज के लिए फेमस है, यानी कि अगर वहाँ पे केले की जो है बड़ी अच्छी मात्रा में जो है वो ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे केला जो है अच्छी तरीके से पैदा हो पा रहा है, उसको वातावरण अच्छा मिल रहा है कि केले को पनपने के लिए। अब वहां पे मैं बोलूँ आपको कि आम का पेड़ लगा दो, वो आम का पेड़ हो ही नहीं रहा, उसको वैसा वातावरण मिल ही नहीं रहा, उसको तो केला वाला वातावरण चाहिए। तो वहां पे आम का पेड़ लगा के फायदा क्या है? तो ये भी एक चुनौती है कि आपको प्राइवेट कंपनी को सरकार ने गवर्नमेंट ने अलॉट तो कर दी जमीन, और दिखाने के लिए उसने प्लांट भी लगा दी, पर वो प्लांट उसने बिना रिसर्च करे लगाए। उसने ये नहीं देखा कि इस एटमॉस्फेयर में यहाँ पे सुटेबल कौन सा प्लांट है, कौन सा ट्री यहाँ पे पनप पाएगा, और उसने लगा दिया दूसरा ट्री। तो होता क्या है कि कुछ दिन तक तो वो ठीक रहता है, गवर्नमेंट आके फोटो वोटो खींच लेती है कि हाँ भाई यहाँ पे प्लांट लग गए हैं, थोड़ा एक आधा महीना तक तो वो झेल लेंगे। बट उसको जब एटमॉस्फेयर वैसा वाला नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे करके जो है प्लांट आपका जो है डिस्पोज होने लग जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते, और जो है जैसा उनको होना चाहिए था बड़ा वैसा वो नहीं हो पाते। इसके चलते क्या है, दोबारा से जो आपका नया जंगल अलॉट किया था वहां पे भी जो है वो भी खाली पड़ना शुरू हो जाता। तो एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए जो है कि वर्तमान परिस्थिति को देखकर जो है रिसर्च करके वहां पे उसी तरह का पौधा लगाया जाए, उसी तरह का वहां पे माहौल बनाया जाए ताकि एटमॉस्फेयर जहाँ पे सुटेबल हो। उसके बाद क्या है कि अब इन चुनौतियों को निपटारे के लिए क्या किया जा सकता है, तो अधिनियम की भावना को देखते हुए कैंपा कोष का पैसा उसी मद में खर्च होना चाहिए जिसके लिए दिया जाता है, अर्थात वनीकरण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए। यानी कि चुनौतियों को निपटाया कैसे जा सकता है, एक तो ये ऑफिसर्स वगैरह जो भी आपके इस काम में आपका वो होता है प्रशासन होता है, तो उसको अच्छे से काम करना चाहिए। सबसे पहले ईमानदारी दिखानी चाहिए कि अगर कैंपा कोष का आपका पैसा मिल रहा है आपको गवर्नमेंट के थ्रू कैंपा कोष से, तो आप वहाँ पे जो है उसको एक अच्छे वे में खर्च करें, ना कि इधर उधर के वे में खर्च करें। यानी कि अगर आपको एटमॉस्फेयर वहाँ पे जिस प्रकार का मिल रहा है, जो चीज़ वहाँ पे हो सकती है, तो उसी के लिए पैसा खर्च करें, ना कि अपनी मर्जी से कुछ भी वहाँ पे जो है दिखाने के लिए या आपका टाइम पास फर्ज पूरा करने के लिए जो कुछ भी लगा दिया जाए। क्योंकि आपने जब पैसा खर्च करना ही है तो उस चीज को आगे उसका अच्छा असर हो, तो इसलिए पैसा खर्च करें। अब पैसा खर्च करके चीज भी नहीं हुई और पैसा भी खर्च हो गया तो क्या फायदा हुआ? गवर्नमेंट का तो पैसा खर्च हो गया और चीज भी नहीं हुई। तो इसलिए जो है पैसा इस तरह से खर्च किया जाए कि उसका यूज भी दिखे। तो सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद बात करें कि आपका कैंपा को उसका पैसा राज्य सरकार को किस्तों में दिया जाना चाहिए, और प्रत्येक अगली किस्त से पहले इनकी जांच होनी चाहिए कि पहले दिया गया पैसा सही ढंग से खर्च हुआ अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में कैंपा कोर्स के लिए परिणामी बजट यानी कि आउटकम बजटिंग की अवधारणा अपनाई जानी चाहिए। तो इसमें यही कहा गया है कि जैसे अभी तक क्या है, एक मुश्त एक बार पैसा दे दिया जाता है। मान लो 6 महीने या साल भर में जो है आपका एक बार पैसा दे दिया कैंपा कोष से, कि जो है आपका राज्य सरकार को एक बार पैसा दे दिया कि ये आपका कैंपा फंड आ गया है और इसको आपको साल भर तक जो है ये करना है या वो करना है, जो भी आपका जो है कार्य करना है इससे। तो राज्य सरकार क्या करती है कि कैंपा कोष का आया, साल भर तक आपका सोच रहे, लास्ट के 2 महीने में याद आई कि हाँ भाई कैंपा कोष का जो है खर्च भी दिखाना है, और अपने आपने लगा दिए प्लांट। उसके बाद हुआ क्या कि फिर वही स्थिति आ गई, प्लांट 2 महीने में क्या होंगे। और पहले फंड का तो आपने लास्ट के 2 महीने में याद आई, तब तो दूसरा फंड भी आ गया। तो ये पैसों का जो है मिसयूज ना हो, इसके लिए जो है आपका बोला जा रहा है कि इनको किस्तों में पैसे दिया जाए, ताकि जितनी आपकी अभी एक्चुअल में नीड है, ऐसा है कि अगर एक्चुअल में नीड है तो उतना खर्च किया जाए, और उस खर्च को जो है आपका वेरिफिकेशन कराई जाए, उनके सत्यापन कराए जाए कि हाँ ये कोर्स जो है थोड़ा थोड़ा करके ये काम हो भी रहा है नहीं हो रहा है, उनकी चेकिंग रीचेकिंग करती जाए। तो इस थ्रू जो है आपका मिस यूज बच सकेगा, वरना सिर्फ फंड जारी कर देने से और आपका किसी के भरोसे छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। इसमें हर किसी का जो है आपका अपना अपना हर किसी को रोल अच्छे से दिखाना पड़ेगा, तब जाके जो है इसका फंड का मिस यूज बच सकेगा और वनीकरण में जो है आपका क्षेत्र बढ़ सकेगा, फॉरेस्टर को जो है मदद मिल सकेगी। तो यही सब कुछ था कैंपैक्ट के बारे में। तो मेनली आपका था क्या कि अगर किसी भी जंगल को किसी के द्वारा जो है अगर आपको वहां पे कुछ करना है, या कुछ भी आपका जंगल को अगर डैमेज हो रहा है, तो उसको दोबारा से रिनोवेट करने के लिए जो भी आपका पैसा खर्च होता है उसके लिए ये कैंपा फंड बनाया गया था। एक कैंपा एक्ट भी बनाया गया था जिसमें अगर किसी प्राइवेट कंपनी को किसी को जरूरत है कि वो फॉरेस्ट की भूमि को जो है यूज में लाना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भूमि मिल जाएगी। बट उसको जितना उसका फॉरेस्ट वहां पे जो है उसको जो है पेड़ काटे हैं, पौधे जो है वहां से निकाले, वहां पे लैंड जो उसने क्लियर की है उसको उतना ही जंगल कहीं और पे
उससे सटती हुई भूमि पर जो है गवर्नमेंट द्वारा जो अलॉट की जाएगी, वहां पे उसको वही जंगल का जो है निर्माण करना होगा कुछ टाइम पीरियड में। तो ये सब कुछ था कॉम्पैक्ट के बारे में। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और धन्यवाद।